अग्निपथ के अग्निवीर सरकार के द्वारा सेना में नियुक्ति की नई नीति आई है। इसको लेकर भारत में दो पक्ष, सरकार के मंत्री नेता, बीजेपी के नेता और सेना के बड़े अफसर, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये फायदेमंद है। दूसरी तरफ देश के युवा भड़के हुए हैं, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, ट्रेन में आग लगाई गई है, बीजेपी के नेताओं की घेराबंदी हुई है, कई जगह आग भी लगी है, हमले भी हुए हैं, इस तरह की खबर आई। खैर, लोकशाही में डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। बहरहाल नौजवान बहुत गुस्से में। क्या है मामला? वरिष्ठ पत्रकार संपादक उर्मिलेश जी, लेखक उर्मिलेश जी हमारे साथ है, और साथ साथ भारतीय संविधान के नजर से देखा जाए, अगर मोदी सरकार की लगातार जो नीतियां रही, लगातार लोग, चाहे किसान का मसला हो, नोटबंदी हो, चाहे अचानक रेल रिक्रूटमेंट का मसला हो, अचानक कोई नई पॉलिसी आ जाती है, इसको कैसे समझा जाए? भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए ये भी समझेंगे। और साथ साथ इस हफ्ते एक किताब प्रकाशित हुई है, कल ही, नाम है भारत का संविधान। बहुजन जो नेता हैं उनके संदर्भ में और किताब का जिस तरह से प्रमोशन हुआ है, और जिस तरह से ट्विटर, फेसबुक पे लगातार हमने देखा बड़े बड़े लोगों ने उस किताब को प्रमोट किया है, क्या बहुजन नेताओं की दृष्टि में इस तरह के विचारों का या किताबों का या किसी लेख पे चर्चा या वैचारिक चर्चा, उसके प्रमोशन में कोई कंजूसी होती है, कोई दिलचस्पी दिखाते हैं या सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं? तमाम पहलुओं को, इस हफ्ते क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, ये सब समझेंगे उर्मिलेश जी से। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। उर्मिलेश जी, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया रतनलाल जी। जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर है जी सर, इनिशियल बैकग्राउंड पृष्ठभूमि हमने दे दी। हफ्ते भर से देश में बहुत ही शोरगुल मचा हुआ है, आगजनी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रहा है, युवा गुस्से में है। सरकारी नौकरियां, नरेंद्र मोदी साहब ने दावा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन, और अब है कि नौकरी बिना पेंशन की। लगातार ये सब हो रहा है, कैसे पूरा देख रहे हैं आप अपने पर्सपेक्टिव से? जरा हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए रतनलाल जी, जो अग्निपथ योजना रोजगार की जो है सेना में, इसको लेकर जो हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़, ये सब चीजें हुई हैं, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं कि जी। ये विरोध का तरीका नहीं है। क्योंकि दरअसल जो संपत्तियां, जिनकी क्षति हो रही है, वो सिर्फ किसी पार्टी, किसी नेता की नहीं है, वो हमारे देश की संपत्ति है। वो जी। बड़ी मेहनत से, टैक्स पेयर्स के पैसे से, किसान मजदूर सबके श्रम से वो खड़ी है संपत्ति। तो इसलिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, वायलेंस गलत है। संवैधानिक दायरे में, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठानी चाहिए। जी। लेकिन जहां तक सरकार के फैसले का प्रश्न है, मैं उसको भी सिरे से खारिज करता हूं। जी। भारत के एक नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में, और संविधान को बहुत मामूली ढंग से जानने वाले एक व्यक्ति के तौर पे, मैं बहुत दावा नहीं करता कि मैं संविधान को जानता हूं ठीक से, क्योंकि मैं कोई विधिवेत्ता नहीं हूं, मैं संविधान वेत्ता नहीं हूं। लेकिन जो जी। संविधान को मैंने पढ़ा है, जिस तरह समझा है, उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूं कि ये जो स्कीम है वह दिशाहीन है, गलत है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो सेना है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक दखलंदाजी से, राजनीतिक स्वभाव से बिल्कुल मुक्त रही है अब तक। तो कहीं ना कहीं ये उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसकी संरचना को प्रभावित करने वाला फैसला है। अग्नि जो पथ का फैसला है, अग्निवीर सृजित करने का जो फैसला है। आप भारतीय सेना में, जहां बेहद अनुशासित, ट्रेंड लोग काम करते हैं,
वहां पर ठेके पर कैसे लोगों को रख सकते हैं? वो अभी इतने विशाल देश में जहां पर लोगों को रोजगार के लिए लोग भारी संख्या में उपलब्ध हैं। कल्पना कीजिए आपके देश की आबादी अगर 60 लाख होती, 70 लाख होती, 50 लाख होती, तो बात समझ में आती है कि एक वैज्ञानिक भी सेना में भर्ती होकर के जाएगा, 6 साल रहेगा, 4 साल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पर, फिर आकर के विज्ञान का काम करेगा। लेकिन यहां तो इतनी बड़ी आबादी है और बहुत ही समर्थ और सक्षम लोग हैं, उनका शरीर, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही स्वस्थ है। तो ऐसे में आप 4 साल के लिए अगर केवल ठेके पर लोगों को रखते हैं, नो रैंक, नो पेंशन, नो अदर बेनिफिट्स, अभी कुछ दिया जा रहा है कि ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। जब इतना सारा प्रोटेस्ट हो गया तो संशोधन पर संशोधन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये स्कीम बनाते समय कोई दिमाग में बात ही नहीं थी सिवाय इसके कि सेना में 4 साल के लिए लोगों को भर्ती करनी है, उसमें 25% लोगों को बाद में एडजस्ट करना है, 75% लोगों को बाहर करना है। क्योंकि जितनी बाद में घोषणाएं हुई हैं संशोधन के तौर पे, वो सब पुनर्विचार है, वो भी दबाव में। अब कह रहे हैं कि 10% सीटें आरक्षित कर देंगे हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में। जी तो अन्य लोगों के आरक्षण का क्या होगा? सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर जो आरक्षण है उस पर क्या होगा? SC ST के आरक्षण का क्या होगा? फिर आप कहेंगे इतना परसेंटेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एडहाकिज्म है, एक तरह का तदर्थवाद है कि अभी कोई समस्या पैदा हुई तो आपने एक सोल्यूशन खोज लिया, लेकिन उसमें सुसंगत कोई सोच नहीं दिखाई देती है। और रतनलाल जी, दूसरी जो बात जो मैं करना चाहता हूं वो संविधान की रोशनी में, कभी किसानों के लिए विधेयक लाते हैं, कानून लाते हैं और पूरे कृषि अर्थतंत्र की संरचना को बदल देते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, कोशिश। खेती को कॉर्पोरेटाइज कर देते हैं, बाजार तंत्र को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके रख देते हैं। कभी विश्वविद्यालयों का ढांचा जो है उसको एकदम आमूल परिवर्तन उसमें कर देते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण, अब प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल जो गांवों और कस्बों में है उनका निजीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देख लीजिए, इसके कंटेंट को, तो ये बेहद डरावना है, मैं डरावना कहूंगा। क्या होगा इस देश की शिक्षा का? तो मेरा सवाल ये है, अग्निपथ स्कीम की रोशनी में मैं बात कर रहा हूं कि कल्पना कीजिए कि एक देश में एक सरकार चुन के आती है, अपने देश की का उदाहरण आप ले लीजिए, उसको बहुत अच्छी मेजॉरिटी से लोग चुनाव में जिता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उस सरकार को जनता संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो है और संविधान की रोशनी में जो व्यवस्थागत प्रबंधन है, हमारे विभिन्न निकायों की जो संरचना है, हमारी प्रशासनिक संवैधानिक संस्थाओं का जो पूरा का पूरा तंत्र है, उसको उलट करके बिल्कुल उलट देना और बिल्कुल नए सिरे से खड़ा कर देना, इसका अधिकार सरकार को नहीं मिलता चुनाव जीतने से। आप बेसिक स्ट्रक्चर को समाज के, और बेसिक स्ट्रक्चर जो तंत्र है अपना लोकतांत्रिक तंत्र जो है, उसको नहीं बदल सकते। तो ये अग्निपथ नाम की जो स्कीम है, ये संवैधानिकता का भी अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इसका उल्लंघन दिखता है। क्यों आप भारतीय सेना में कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लाएंगे? जिस तरह से भारत के बहुत मुनाफा कमाने वाले भी, केवल घाटे में रहने वाले ही नहीं, मुनाफा कमाने वाले संस्थानों को भी आजकल निजीकरण उनका किया जा रहा है, विनिवेशीकरण किया जा रहा है, यह स्वयं भी बहुत ही आपत्तिजनक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में KT शाह से लेकर और तमाम जो बड़े चिंतक थे, उन्होंने कहा भी था कि आर्टिकल 39 में और ज्यादा ठोस बातें की जाएं। उन लोगों का तो यह भी प्रपोजल था एक दौर में कि इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों से अलग किया जाए, बाध्यकारी बनाया जाए।
और वो ये कि देश के जो पब्लिक सेक्टर है, इसके अलावा जो प्राकृतिक संपदा है देश की, जिस पर सभी लोगों का अधिकार है, उसको निजीकृत नहीं कर सकती हैं कोई भविष्य की सरकारें। ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य की कोई सरकार उसका निजीकरण या निजी हाथों में न दे सके। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सबके काम के हैं, जैसे पानी है, बिजली है, या इस तरह की तमाम चीजें, ये वो चाहते थे, लेकिन बहरहाल संविधान सभा में वो चीजें पारित नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। तो ठीक उसी तरह से मैं ये अग्निपथ योजना को भी देखता हूं। यह स्कीम जो है वो एक ऐसी सरकार की ओर से आई है जिसका झुकाव कारपोरेट की तरफ है, और ये महज संयोग नहीं है। इस बात को बहुत कम रेखांकित किया गया है अब तक कि अग्निपथ योजना की घोषणा जब हुई, उसके ठीक अगले दिन, अगले या दूसरे दिन, देश के कुछ आर्थिक अखबारों में जो CII है, जो देश के उद्योगपतियों का एक फेडरेशन है, उसने एक पेज का बड़ा विज्ञापन दिया मैंने कई अखबारों में, आर्थिक अखबारों में, जिसमें इस स्कीम को बहुत अच्छी स्कीम बताया। अच्छा। पूरे देश के छात्र और युवा इस स्कीम से बेहद नाराज हुए। पूरा विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। यहां तक कि सत्ताधारी जो गठबंधन बिहार में है, उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, वह भी कह रहा है कि सरकार को युवाओं को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो कन्फेडरेशन है हमारे देश के कारपोरेट और उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं उनका, वो ये कह रहा है कि ये बड़ी महान स्कीम है। और उसमें यह भी कहा गया है उस विज्ञापन में कि इंडस्ट्री ऐसे अग्निवीरों को एडजस्ट करने, रिक्रूट करने के लिए, वो इंडिकेशन में शब्द का ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन उसमें बिल्कुल इंडिकेट किया गया है कि हम ऐसे लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या बताता है कि भारतीय सेना में जिनका प्रशिक्षण होगा, अनुशासित एक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल प्रशिक्षण, जिस पर भारत सरकार का पैसा खर्च होगा, टैक्स पेयर्स का खर्चा होगा, भारत की सेना का खर्चा उन पर होगा। 4 साल के बाद अगर सेना में एडजस्टमेंट उनका नहीं होता या सैनिक बलों में नहीं होता, तो भारत के कारपोरेट के घरों में पहुंच जाएंगे, उनके कारखानों में पहुंच जाएंगे, और जब हड़तालें करेंगे आम लोग तो उन पर ये कहर बरसाएंगे। आप सोचिए इसका इंप्लीकेशन कितना खतरनाक है। ये बात बहुत कम हलकों में उठी है। जब तक मैंने विज्ञापन वो नहीं देखा था, मुझे भी अनुमान नहीं था कि इसका क्या मतलब है। इसका यह भी एक मतलब है कि सरकार ने कारपोरेट से तो कंसल्टेशन किया होगा इस स्कीम को लाने से पहले, लेकिन देश की जो विपक्षी संस्थाएं हैं, विपक्षी जो पार्टियां, उनसे कंसल्टेशन नहीं किया। पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं ये बात गई। मुझे नहीं मालूम है कि कैबिनेट में गई या नहीं गई, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो डिफेंस की है, शायद उसमें इस पर डिस्कशन हुआ, क्योंकि उसी के डिस्कशन के बाद ये ब्रीफिंग में इस फैसले का ऐलान हुआ। तो बहुत सारे इस मामले में झोल हैं, बहुत सारे इस मामले में अंतर्विरोध हैं, और मैं अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना है, मैं समझता हूं कि इस पर जो सवाल उठे हैं वो अभी भी अनुत्तरित हैं। अब आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं, साहब आर्मी के तीनों चीफ बोल चुके हैं, अब क्यों लोगों की नाराजगी है, क्यों आपत्ति है, क्यों सवाल है। अब ये तो कोई बात नहीं है कि कोई कहेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो आप कौन होते हैं असहमति जाहिर करने वाले। कोई कहेगा कि देश के राष्ट्रपति ने ऐसा कह दिया तो आप कौन होते हैं असहमति जाहिर करने वाले। अरे भारत के संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि अगर किसी बड़े ओहदेदार ने कह कुछ दिया तो आप कहिए कि हाँ जी हम सहमत है, नहीं तो हम, ये तो कोई बात नहीं है। तो ये कुछ बातें मैं इस विषय पर करना चाहता था। सेना अध्यक्ष खुद पेंशन लेंगे और एक तो मंत्री हैं डबल पेंशन लेंगे। हाँ, वही कितना विरोधाभास है कि आप कहेंगे कि अग्निवीरों को पेंशन नहीं चाहिए, उनको हम नहीं देंगे, लेकिन जो बड़े अफसर हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब के सब जो है पेंशन पाएंगे।
5 साल के लिए चुने गए लोग तो पेंशन पाएंगे, 4 साल के लिए चुने गए लोग नहीं पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि पेंशन और भी कम वर्षों के लिए जो चुने जाते हैं उनको भी मिल जाती है विधानमंडलों और संसद में। तो ये मतलब विचित्र स्थिति अपने देश की है एक बार और इस पर शपथ कोई ले सुनने को लिए, तैयार नहीं है। एक बार शपथ ले लिए विधायक या एमपी का तो पेंशन चालू। बिल्कुल। और हम लोग जीवन भर नौकरी किए पत्रकारिता के बड़े बड़े संस्थानों में और वहां कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सोचिए। जी जी सर, आपने इशारा किया है लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दो दो बातें इससे जुड़ी हुई है कि जो मैसिव प्राइवेटाइजेशन का जो शुरुआत हुई है इस रिजीम में, खासतौर से भाजपा के शासनकाल में पिछले 8 साल से अंधाधुंध निजीकरण है। क्या सेना में इस तरह की योजना जो है उसी का लॉजिकल आउटकम है? नहीं, देखिए, सेना कोई कारखाना तो नहीं है कि ये किसी को हैंडओवर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब ये सेना में क्रिएट कर रहे हैं, यह भी गलत है। और ये इसका मैं समझता हूं कि किसी भी तरह इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर भारत के देखें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, यहाँ तक कि सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं अपने ढंग से। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उनका है। एक सीआईआई का आपने सवाल उठाया, मैं इस पे लगातार चर्चा कर रहा हूँ, खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पर्सपेक्टिव तो यह है जो आपने कहा कि उनको बना बनाया सेना से ट्रेंड स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे प्राइवेट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट के लिए। एक व्याख्या और इसकी आ रही है कि दुनिया भर में प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मी, और जिसका इस्तेमाल इराक वॉर में पहली बार हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनकी अपनी एक सेना थी। बाद में जब हैंड ओवर किया जब ब्रिटिश हुकूमत ने, तब वो वहां पे गया। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है कि जो रिटायर्ड जवान होंगे यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति प्राइवेट आर्मी की कंपनी खोलेंगे और दुनिया में उनके जहाँ व्यापार हैं, यहाँ कम तनख्वाह में ले जाके वहां पे उनको डिप्यूट कर सकते हैं। या किसी अन्य देश में अगर युद्ध की स्थिति हो तो वहां पे ठेके पे भाड़े के सैनिक भेजे जा सकते हैं, जैसे कई कई देशों में ऑलरेडी हो चुका है। इवन रशिया यूक्रेन वार में भी ये कथा आ रही है बाहर उभर के कि रशियन आर्मी के पास तो वेपन है लेकिन ट्रेंड सैनिक नहीं है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल वाले सैनिक है, प्राइवेट आर्मी है। क्या इस दिशा में सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर ये स्कीम लागू हो गई तो 5-10 साल बाद देश के बड़े बड़े उद्योगपति प्राइवेट आर्मी बनाएंगे और उसको डिफेंस में अपने इंडस्ट्री में डिप्लॉय तो करेंगे ही करेंगे, दुनिया के तमाम देशों में जहां पे लड़ाइयां होंगी वहां पे ठेके में सैनिक देंगे सर। देखिए, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब तो जो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं और जो सिक्योरिटी तंत्र यानी सुरक्षा जो प्रतिष्ठान भारत का है, उसके जो ज्यादा जानकार लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है इस विषय पर, वो इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं चूंकि एक पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हूँ, एक एडिटर, एक संपादक या पत्रकार हूँ, और मेरा जो दायरा सोच का है या विचार का है या अध्ययन का है वो राजनीतिक विषय है ज्यादा। सुरक्षा जी तंत्र पर मैं बहुत ज्यादा मेरा गहन अध्ययन नहीं है, इसके बावजूद कि मैंने एक करगिल कॉन्फ्लिक्ट कवर किया था अपने अखबार के लिए। जी लेकिन मैं अपनी 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 विशेषज्ञता के तौर पे डिफेंस को या सिक्योरिटी इश्यूज को नहीं मानता। तो मैं जी इस विषय पर अधिकार के साथ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहुत सारी आशंकाएं उठाई जा रही हैं और वो उन सभी आशंकाओं का मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार को उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, जिससे कि लोग संतुष्ट हो सके। जी तो ये अग्निपथ योजना जो है जैसा लग रहा है न युवाओं के हित में है न सेना के हित में है। कई सेना के वैसे बड़े अधिकारियों को हमने कहते सुना कि जो कि भाजपा और इस सरकार के समर्थक थे कि इंस्टीट्यूशन को नहीं बर्बाद करो, इंस्टीट्यूशन को नहीं बर्बाद करो। तो लेकिन ये इंस्टीट्यूशन तो कई बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। तो ये तो नंबर वही था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, एक एक करके सबको खाएगा। नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं डीएस हुड्डा साहब को सुन रहा था एक दिन टेलीविजन में। हालांकि मैं जी चैनल बहुत कम सुनता हूं, लेकिन इस मामले में कौन क्या कह रहा है इसके लिए मैंने अंग्रेजी के जितने चैनल हैं सबको मैंने देखा, अखबारों को भी देखा मैंने लगातार। और मैंने देखा कि डीएस हुड्डा जैसा व्यक्ति, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, बहुत ही
हमारे देश के बहुत ही सक्षम समर्थ जनरल माने जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा है सेना में, सेना के बाहर लोगों में। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना को लीड कर चुके हैं। तो डीएस हुड्डा ने भी 2-3 सवाल बड़े गंभीर उठाए और उन्होंने तो ये भी कहा कि रेजिमेंटल जो सिस्टम है, रेजिमेंट सिस्टम अपने सेना का, उसको ये डिसरप्ट करेगा, मोटिवेशन लेवल कम करेगा। इसके अलावा ये समस्या आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट पर जब आप ले जाएंगे लोगों को, तो उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो भी कमजोर होगी, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग इसमें है। 6 महीने की ट्रेनिंग आर्मी के लिए बहुत नाकाफी है। ये सारे बेसिक सवाल उठाए। अरे और तो और, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक चुनाव के दौरान एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर, वो अक्सर सुने जाते थे, और मैं इस समय उनका नाम भूल रहा हूं। तो बख्शी तो नहीं, वो जो बख्शी साहब तो नहीं, हाँ, बख्शी। बख्शी साहब, हाँ उन्होंने भी हाँ, कई 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 रिजर्वेशन जाहिर किए हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति अ, अ, हमेशा सरकार के पक्ष में या सत्ताधारी दल के पक्ष में बोलते रहे, वो भी एक आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर के रूप में, सीनियर ऑफिसर के रूप में, रिटायर्ड अफसर के रूप में, उन्होंने भी इस पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतने एक्सपर्ट लोग जो सेना के हैं और जो 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 कहीं से भी विपक्ष की राजनीति से प्रेरित नहीं है रिटायरमेंट के बाद, अगर वो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इस बार सरकार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कपड़ों से नहीं पहचान रही। देखिए, कई जगह तो ये भी कहा गया है, मैंने सुना है कि ये तो अपने बच्चे हैं, तो अब इसका अपने और दूसरे के बच्चे का क्या मतलब, किसी अफसर को उत्तर प्रदेश में कहते सुना गया। ये क्या इसका मतलब है? तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है इस देश में। क्योंकि सरकार को लाने में युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इतने सारे गोमांस को लेकर या मॉब लिंचिंग तमाम सब मसले हुए। सरकार और सरकार की जो पार्टी है बीजेपी के लोग चाहे अधिकारी अपने ही बच्चे हैं, मतलब जो विक्टिम थी उसके लिए कभी नहीं आया। बिल्कुल तो मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थितियां, रतनलाल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए सर, बहरहाल इस पे नजर हमारी भी रहेगी कि क्या हो रहा है आखिर और सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन ताबड़तोड़ उसमें संशोधन जो है किए जा रही है। अगले इशू पे आता हूँ सर। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक किताब राम बहादुर राय हैं, उनकी किताब आई है भारतीय संविधान, हम भी पढ़ेंगे, अनकही कहानी उसमें है। तो हमारी भी दिलचस्पी है कि थोड़ा बहुत अम्बेडकर साहब को हमने भी पढ़ा है, तो किस किस तरह के कोट्स हैं, क्या रेफरेंसेस हैं, किस तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, वो देखा जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए और ज्ञान का इजाफा किया जाए। लेकिन एक जो दिलचस्प चीज पे हमारी नजर पड़ी कि राम बहादुर राय की किताब के प्रमोशन में प्रधानमंत्री से लेके और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग, संस्थानों के हेड, तमाम लोग लगे हुए थे। कल एक विशाल भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैंने फेसबुक पे फोटोज देखे हैं, कई लोगों के पोस्ट भी पढ़े हैं, और तरह तरह डाइवर्स सोशल कल्चरल पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। सवाल एक 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 कौतूहल मन में ये है कि जो दलित पिछड़े बैकग्राउंड के नेता है, क्योंकि भाजपा एक दक्षिणपंथी और लार्जली अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी है। सिंबॉलिकली दलित बैकवर्ड कुछ नेता हो सकते हैं उसमें, सिंबॉलिकली, लेकिन लार्जली दक्षिण पंथ है, तो उसमें कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है या कोई नेता कुछ बोल दिया, तो उसके डिफेंस में और उसके प्रमोशन में पूरी जमात लगी रहती है और एक ऐसा अनुष्ठान बनाती है, अनुष्ठान। लेकिन कोई भी दलित बहुजन, बहुत सारे पत्रकार, ऑथर, अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, या कोई विचार व्यक्त करते हो, कोई दलित बैकवर्ड नेता इसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। क्या उनको सिर्फ वोट चाहिए और उनके पक्ष में लोग माहौल बनाए, और उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं होती है सर? सबसे पहली बात तो ये कि आपने राम बहादुर जी की किताब का जिक्र किया। किताब में क्या है ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। और राम बहादुर जी की जो विचारधारा है, मेरी उससे बिल्कुल असहमति है। लेकिन मैं निजी तौर पे उनको बधाई दूंगा, क्योंकि एक नई पुस्तक आई है उनकी, और वो हमारे जर्नलिज्म में सीनियर हैं, हिंदी हमारी ओर पत्रकारिता से में। भी बधाई है सर, हमारी ओर से हाँ, भी बधाई। बिल्कुल वो हमारे जी सीनियर हैं। और संयोग है कि वो हमारे जनपद से आते हैं, हमारे जिले से भी आते हैं। जी यह भी जी एक जी। महज संयोग है।
तो ये पहले तो उनको बधाई किताब के लिए। और वो आजकल भारत सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के चीफ हैं, प्रमुख हैं। और दूसरी बात की ये बात सही है कि उनकी किताब के प्रमोशन या उन किताब के बारे में माननीय प्रधानमंत्री का भी ट्विटर पर देखा गया उनकी कमेंट्री या उनकी टिप्पणी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका जो सवाल है राम बहादुर जी की किताब के इस लोकार्पण या अनुष्ठान उसके हवाले कि दलित और बहुजन समाज के जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, इनके लिखे हुए पर उन समुदायों के दलित बुद्धि जो या बहुजन हैं, इनके समाजों के जो नेता हैं बड़े या बड़े ओहदेदार जो हैं सत्ता या सत्ता के बाहर, वो कभी क्यों नहीं रिस्पांस देते, कोई रिएक्ट क्यों नहीं करते? मैं समझता हूं यही आप पूछना चाहते हैं। जी 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 जी, उनकी दिलचस्पी है कि नहीं इन मामलों? हाँ हाँ। तो देखिए, इस पर बहुत सारी चीजें कही गई हैं। अभी हाल में मैंने देखा कि एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अंग्रेजी में, पायनियर में, सत्येंद्र पीएस, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर काफी मेहनत से रिसर्च करके किताब भी लिखी है। उनकी फेसबुक पर भी टिप्पणी इस बारे में मैंने पढ़ी है आज। उस टिप्पणी से कुछ असहमत हो सकते हैं लोग, कुछ सहमत हो सकते हैं, लेकिन टिप्पणी में एक वाजिब सवाल उठाया गया है और वो वही सवाल है जो आप उठा रहे हैं कि आखिर दलित बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं इस तरह की बात सोचते हैं कि वो अपने समाजों के बुद्धिजीवी जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में रुचि दिखाएं, कभी कोई रिस्पांस उनका हो। तो ये एक बहुत जेन्युइन सवाल है आपका। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो अपने को बहुजन दलित नेता कहने वाले लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, इवन जनवादी भी जो कहने वाले लोग हैं, उनमें से काफी लोगों का, प्रगतिशील लोगों का भी ऐसा लगता है कि वो स्वप्नहीनता की स्थिति है। दलित और बहुजन समाज के नेताओं में तो बिल्कुल स्वप्नहीनता है। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सपना नहीं है इस समाज के लिए। जो भी सपना है अपने लिए है। उनके जो सपने हैं सिर्फ अपने हैं, समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, बदलाव के लिए नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े नेता, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे आदिवासी समाज के हों, अगर आप देखिए, चाहे वो चुनाव जीत करके संसद विधानमंडलों में आने वाले हों या वो बाहर काम कर रहे हों, उनकी पूरी स्टाइल देखिए, उनके कामकाज की शैली देखिए, उनका कंटेंट देखिए पॉलिटिक्स का, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। जी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके साथ कोई आप पर जुल्म हो जाए, जैसा अभी हुआ था पिछले दिनों आपके साथ, जी जी तो ये सारे लोग खड़े नहीं हो पाते। पता नहीं इनको कोई जानकारी भी होती है कि नहीं, और अगर जानकारी होती है फिर भी नहीं बोलते हैं, तो आप इनका मिजाज समझ सकते हैं। लेकिन ये किन लोगों के लिए बोलते हैं या किन लोगों की चिंता करते हैं? ये कपिल सिब्बल साहब की चिंता करते हैं, ये प्रेमचंद गुप्ता जी की चिंता करते हैं। आप सोचिए ना, जी जी किस जी तरह के लोगों की चिंता करते हैं ये तमाम लोग। बहुत सारे लोगों का मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन आप जैसे लोगों की तो चिंता बिल्कुल नहीं करते। जी जी। अब क्या? ये जो विडंबना है इस देश के बहुजन समाज के और दलित समाज के जो पॉलिटिशियन हैं, वो इसलिए है कि उनके पास दृष्टि नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास जनाधार है। क्योंकि लोग जो उन समाजों में पैदा हुए हैं, वो हाथ पांव मारते रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। और जो दूसरे दलों का नेतृत्व है, खासकर राइट विंग पार्टियों का या मध्य मार्गी अन्य पार्टियों का, उनको तरजीह नहीं देता। वो उच्च वर्ण के लोगों तक ही केवल उनकी पूरी की पूरी सोच होती है। अब इधर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा अपनी राजनीति में बदलाव किया है और वो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी वो अपने साथ जोड़ने के लिए उनको भी, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो चालाकी है, अद्भुत है।
जी 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 कि वो पटाने पर लगी हुई है इन समाजों को, लेकिन इन समाजों के जो पॉलिटिशियन हैं उनको फिक्र ही नहीं है अपने समाजों, और ये उनकी विफलता का, उनके लगातार बढ़ते हुए फेल्योर का ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे उदाहरण जी के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बहुजन समाज के जो पॉलिटिशियन हैं, दलित या पिछड़े वर्ग के, अगर आप देखें तो वो दलित और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, डांसर या फिल्मकार, शायर, कवि, ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं। हम्म वो अपने वर्ग या अपनी बिरादरियों के उन लोगों को पसंद करते हैं जो मसल पावर जिनके पास हो, जो बालू का ठेका लेते हों, हम्म या जो गिरोह चलाते हों, या जिनके पास बिजनेस हो, जो खूब पैसा लुटा सकते हो अपने नेता के लिए, जो नेता का धंधा संभाल सकते हो, जो पीछे वाला धंधा है, तो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेसी जो थे पहले पहले के जमाने के और आज के भी, वो एक रिफाइंड उनका सोच था, उनके अपने वर्ग हित थे, अपने वर्ण हित थे, लेकिन रिफाइंड सोच था ना, पढ़े लिखे लोग थे। जाहिर है कोई यूरोप में जाहिर पढ़ा था, कोई अमेरिका में पढ़ा था, कोई भारत में पढ़ा था, तो अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा था। वो संगीत में, कला में, हर क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाते थे। वो ऐसे लोगों को राजदूत बनाते थे, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजते थे जो सुचिंतित ढंग से अपनी बात रख सकें। लेकिन ये जो दलित बहुजन आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो राज्यसभा में और लोक और विधान मंडल में, विधान परिषद में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो चुपचाप रहे, जिनको मालूम ही ना पड़े कि विधेयक में क्या हो रहा है। चलिए सर, आज के डिस्कशन से एक टॉपिक मेरे जहन में आया है, किसी दिन विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। और जब दलित पिछड़ों की बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, तो आरक्षण लागू रहा, स्पेशल ड्राइव निकलता था। मैं बात कर रहा हूँ 90 के पहले की। एग्जैक्टली। स्पेशल रिक्रूटमेंट होते थे, ड्राइव निकलता था, और ये था कि भाई रिजर्वेशन लागू करना है। ये पॉलिटिकल क्लास के जहन में ये बातें थी। मुझे याद है, मैं उस समय हाई स्कूल का स्टूडेंट था। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था। लेकिन जैसे बहुत सारी दलित बहुजन की पार्टियां हो गई, वो सारा खत्म हो गया, निजीकरण हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। इस पर इसके बात जरूर क्या, करेंगे हम लोग। हाँ, इसमें क्या पैराडॉक्सेस हैं, इसको समझेंगे एक दिन। खाली इसी पर खाली हम लोग चर्चा नहीं रखेंगे। नहीं, शुक्रिया बहुत सर। बढ़िया और विषय आप, होगा, जी बहुत जी अच्छा जी विषय जी होगा। जी, धन्यवाद। उसमें एकदम मेरे जहन में एकदम अचानक आया कि इस पे चर्चा हो और खुल के बहस हो। अगर आप बोलेंगे तो एक दो लोगों को और इसमें जोड़ेंगे, एक आध घंटे की चर्चा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया। और दोस्तों, उर्मिलेश जी थे बेबाक, लीडर, निर्भीक, बेबाक बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। उर्मिलेश जी से बात करना हर समय रिफ्रेशिंग होता है, हर समय आपको रिफ्रेश करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं। सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए। शुक्रिया, जय भीम। फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार।